आवाज़ माइक ही ऑन नहीं था, अब आएगी। अब ध्यान देना, सुनिए। आज एक तो पेपर होगा आपका आधे घंटे लास्ट में आपका 11:30 से 12 के बीच में, ठीक है। ठीक। हाँ। उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन है आपके राजस्थान के। आज क्वेश्चन दिए हैं सीधे टू द पॉइंट दिए हैं। ठीक है, मैंने कहा पहले में अगर बच्चों को अगर वो दे दिया स्टेटमेंट वाले घायल नहीं हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ आ रहा है हमें कुछ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो हमारे उसमें पार्ट में कुछ टॉपिक मतलब कुछ फैक्ट रह गया हो जैसे, क्योंकि अपन लिखवाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 100% पूरा का पूरा अभी आज चीज़ जो याद है, ठीक है, वो आज लिखवा दी। कोई ऐसा पॉइंट है जो कल याद था आज याद नहीं आया। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन भी डाले हैं, तो उनको देख के घबराना नहीं है कि वो इसलिए डाले हैं क्योंकि इस बहाने अपन जो उस पर डिस्कस करेंगे पेपर पर तो वो फैक्ट भी आपके लिखवा दी जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर आपका जो पढ़ाई है उसमें मिल जाएगा आपका। ठीक है, और आज जो अपना राजस्थान वाला जो पार्ट अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश में, तो राजस्थान में हम मरुस्थल को देख रहे थे। किसको देख रहे थे? मरुस्थल वाला पार्ट है वो हमने देखा था। ठीक है, कल की क्लास है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, जो आज पहली जिन बच्चों की क्लास है वो थोड़ा सा क्या है कि समझने का प्रयास करें, वैसे समझ आ जाएगा। बाकी पिछले काफ़ी वीडियो हैं वो आपके हो चुके हैं, ऐप पे डाउनलोड हो चुके हैं, ऐप पे डाल दिए गए हैं। वहाँ पर जाकर एक बार आप उनको देखना, और वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा आपको जो भी यहाँ पर बोर्ड पे पढ़ाया गया है उसकी पीपीटी वगैरह का। ठीक है, वो सब दिख जाएगा। बनवारी आवाज़ नहीं आ रही, आ गई हो गया बनवारी अभी तो। सरजीत आवाज़ नहीं, आ गई आ गई। सुनील वेरी गुड मॉर्निंग। नंदलाल वेरी गुड मॉर्निंग। जितेंद्र गुरु जी आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, पर थोड़ा स्पीड से चलो। स्पीड पकड़ लेंगे। स्पीड क्या है, शुरुआती दौर है, स्लो है अच्छी लगती है, बाद में शुरुआत में ही अगर आपको वंदे भारत में बिठा दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। कि वंदे भारत की स्पीड क्या 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और बाकी चलती हैं आपकी कितनी एवरेज 80 100 80 100। अब शुरुआत में ही आपको 160 में बिठा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे बिठाएंगे, कोच बदलते रहेंगे आपके। क्लास टेस्ट पीडीएफ सेंड राजस्थान का हो जाएगा। राकेश राजस्थान जी के का। बनवारी आ गई, ठीक है। मुकेश वेरी गुड मॉर्निंग। मुकेश एक आपका मुखराज योगी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, ध्यान रखना मरुस्थल की अगर बात की थी कल तो हमने एक तो देखा था, कुछ पॉइंट है मैं रिवाज करता हूं। एक तो हमने कहा सबसे नवीनतम क्या थी, सबसे नवीनतम स्थला करती थी, लिखवाया था नहीं लिखवाया? हमने कहा कि सबसे प्राचीनतम की अगर बात करते हैं तो कौन सी थी आपकी? अरावली। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में हमने कहा 4 पर्वत निर्माण काल हुए थे आपके। ठीक है, कौन कौन से हुए थे आपका? एक तो हमने कहा प्री कैम्ब्रियन काल, एक हमने कहा कैलेडोनियन काल, एक आपका हर्षिनियन काल, और एक आपका अल्पाइन काल। याद होते हैं? ठीक है, नहीं होता तो सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है, कौन सा? प्री कैम्ब्रियन काल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अरावली का जो निर्माण है किस काल क्रम में हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, इसका अपना अलग इतिहास है, इसको प्री कैम्ब्रियन काल क्यों कहा गया है, क्या नाम है, इसके नाम पढ़ने के पीछे का कारण क्या है, वो सारा का सारा आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, आज बच्चों की तादाद कम है टेस्ट के नाम पे, है ना। काफी बच्चे टेस्ट के नाम से घबराते क्यों हैं बच्चे? ठीक है, उसके बाद में हमने कहा सबसे नवीनतम स्थला करती है, इसको हमने देखा। हमने कहा जो पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है आपका, पश्चिमी राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी राजस्थान का भाग है, इसके बारे में हमने देखा। फिर हमने इसका विस्तार देखा। विस्तार की अगर बात करें तो हमने कहा कि ये भारत और पाकिस्तान में, भारत प्लस पाकिस्तान में, भारत में कितना प्रतिशत था? हमने कहा आपका 80% से ज्यादा अगर भाग की अगर बात करते हैं तो कहां पर था आपका? भारत में। शेष आपका 20% के आसपास का जो भाग है वो कहां पर है? पाकिस्तान में। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कल की क्लास में ये पॉइंट छूट गया था, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में, अपने भारत में जो रेगिस्तान है इसको आप किस नाम से जानते हैं? थार रेगिस्तान। क्या कहते हैं? रेगिस्तान। वैसे ही अगर पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। वहीं पर पाकिस्तान में किसे क्या कहते हैं? चोलिस्तान। ये नाम लिख लेना वहां पर। पाकिस्तान में हमने वहां पर लिखा, उसी में नोट डालकर आप लिख लेंगे, नोट डालकर कि पाकिस्तान में थार मरुस्थल को, थार मरुस्थल को चोलिस्तान, चोलिस्तान कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसी विस्तार में हमने कहा कि भारत में इसका विस्तार कितने कितने राज्यों में है? तो ध्यान रखना, भारत में हमने कहा इसका कितने, 4 राज्यों में। कितने राज्यों में देखने को मिलते हैं? 4 राज्य। कौन से? एक तो गुजरात था आपका, एक आपका पंजाब था, एक आपका हरियाणा था, और एक आपका क्या था? राजस्थान। क्या था? राजस्थान। और हमने कहा राजस्थान में 62% भाग इसका अकेला कहाँ पर है? राजस्थान में। शेष आपका जो 38% भाग है वो कहाँ पर है? इन 3 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। ये बात हुई थी हमारी कल की क्लास में। उसके बाद में हमने कहा कि पूरे क्षेत्रफल की अगर बात करें, राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है आपका, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है पूरा, कल अच्छे से डायग्राम में समझा था हमने। अगर 100% मानते हैं, ये 100% का कितना प्रतिशत भाग है वो थार रेगिस्तान या पश्चिमी रेगिस्तान है उसमें शामिल होता है? तो हमने कहा 61.11%। कितना था आपका? 61.11% था। उसमें भी हमने कहा था कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अरावली के पश्चिम में कितना है, तो हमने अरावली के पश्चिम की अगर बात की थी तो हमने कहा अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में कितना था? ये 58% भाग। और इधर कितना बच गया? पूर्व में कितना बच गया? ये 3.11% भाग।
अब ये 3.11% भाग है, ये वास्तव में मरुस्थल था नहीं, वास्तव में मरुस्थल था नहीं, लेकिन ये क्या हुआ, उत्तरी अरावली का कटा फटा होने के कारण, आपके जो वनो उन्मूलन होने के कारण, आप पशुपालन है वो अधिक होने के कारण, पश्चिमी रेगिस्तान है, पश्चिमी रेगिस्तान के विस्तार का सबसे बड़ा कारण क्या है, एक तो आपका क्या है, जो पशुपालन है, पशुपालन भी एक बहुत बड़ा क्या है कारण माना गया है। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी रेगिस्तान में आप देखेंगे ज्यादातर भेड़ बकरियां हैं वो पाली जाती हैं। जब छोटी जो घास होती है तो भेड़ और बकरी है ये सबसे ज्यादा आपके पर्यावरण का जो नुकसान पहुंचाने वाली जो जीव है उसके अंतर्गत शामिल की जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी पशु हैं ऊपर पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पत्तियां खाती हैं, लेकिन भेड़ बकरी ऐसी होती हैं वो जड़ तक उसको क्या है उखाड़ कर खा जाती है। ठीक है, तो एक पशुपालन है, इसका भी एक बड़ा कारण है कि आपका जो रेगिस्तान है उसका विस्तार हो रहा है पूर्व में। एक आपने कहा अरावली का खनन कर दिया आपने, ठीक है। दूसरा आपने पेड़ों को काट दिया। अब इससे क्या हो गया, जब हवा चलती है, आंधियां चलती हैं आपकी, ठीक है, आंधी चलती है तो वो रेगिस्तान है जो आपने कहा सबसे ज्यादा गतिशील, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बालू का स्तूप पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, मैं आज पीपीटी बना के लाया, उसमें फोटो भी डाली है ताकि बच्चों को समझ आ जाए। ठीक है, तो वहां पर आप बालू का स्तूप पढ़ते हैं, उसमें एक नाम आता है बरखान, जिसको आप बोलते हैं अर्धचंद्राकान स्तूप, सबसे ज्यादा गतिशील और सबसे ज्यादा नुकसानदायी माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए, अब एक बात बताओ, अब किताब में सिर्फ ये लिखा है आपको कि सबसे गतिशील जो बालू का स्तूप है वो कौन सा है, बरखान। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि रेगिस्तानी मार्च या मरुस्थलीकरण के पीछे सबसे ज्यादा योगदान किस प्रकार के बालू का स्तूप का है। नाम दे दिया आपका पैराबोलिक, दूसरा आपका दे दिया, नाम दे दिया अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तीसरा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप, या आपका कोबर सव्र काफिज है उसका दे दिया, नेब का दे दिया, कोई भी ऑप्शन दे देगा आपको, तो किसका होगा। अब जिस विद्यार्थी को देखो आपस में मैं ये कहता हूँ कि सब चीजें आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा लाइन टू लाइन, ऐसा लिखा है, दिखाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। अब आपको जिस विद्यार्थी को ये पता है कि सबसे ज्यादा गतिशील बालू का स्तूप कौन सा है, बरखान है सबसे ज्यादा। अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा आज यहाँ पर है ये टीला, कल उड़कर वहां चला गया हवा के साथ, फिर उड़कर वहां चला गया। अब एक बात बताओ, जल्दी जल्दी जो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ भी जल्दी कौन आएगा, बरखान ही आएगा, नहीं आएगा। तो बरखान जो बालू का स्तूप है ये सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं किसमें, मरुस्थलीकरण में या मरुस्थल के विस्तार में। क्योंकि जब भी आंधी वगैरह आती है तो यही बालू का स्तूप होता है ना बरखान, ये उड़कर क्या हो रहे हैं, पूर्वी राजस्थान की ओर क्या है बढ़ रहे हैं, और पूर्वी राजस्थान की ओर क्या है, मरुस्थल का क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। आगे लिखेंगे पढ़ेंगे इनको। तो इतनी बात हमारी हुई थी यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ विशेषताएं भी देखी थी। मैंने कहा आपकी जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी, बलुई मिट्टी पाई जाती है। मैंने कहा कि जो आपका जलवायु है वो क्या है, शुष्क और आपकी क्या है, आपकी विषमताओं से भरी है, ठीक है, या अत्यधिक विषम प्रकार की जलवायु है। वहीं पर हमने कहा वनस्पति, तो हमने कहा मरुदभिद या क्या कहते हैं, जीरो फाइट वनस्पति, याद आ रहा है कल का रिविजन कर रहे हो, मरुदभिद या जीरो फाइट प्रकार की आपकी वनस्पति है वो पाई जाती है मरुस्थल में। और उसमें भी हमने कहा जैसे कैर है, खैर है, आपका बबुल है, टिक्कर है, और इस प्रकार के नागफणी है, ठीक है। इस प्रकार की जो वनस्पतियों के जब नाम हमने लिखे, ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां और भी हैं जिनका नाम लिखेंगे हम कहाँ पर, जब हम वनस्पति पढ़ेंगे राजस्थान की। तो इस प्रकार की वनस्पति वहाँ पर। अब मरुदभिद प्रकार की वनस्पतियों की विशेषता भी है, इनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं, इनका जो तना होता है वो गुद्देदार होता है, इनके पत्तियां नहीं होती या कांटों का रूप धारण कर चुकी होंगी, किसी की पत्तियां होंगी तो साइज बहुत छोटी होगी, जैसे बबुल का जो छोटी झाड़ियां होती है ना बेर की, उसमें देखो छोटी छोटी पत्तियां होंगी। इनके तनों का रंग होता है वो कैसा है, हरा होता है। मैंने कल भी बताया तनों का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि जिन पौधों के पत्तियां नहीं होती, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, पत्तियां करती हैं, और जिन पौधों की पत्तियां नहीं होती तो प्रकाश संश्लेषण के लिए उनका तना है वो हरा हो जाता है, और वो तना क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करेगा और उसमें अपना भोजन तैयार करेगा। इतनी बात कल की क्लास में हुई हमारी, यही तक हुआ था, उसी को आज आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसी में आगे लिखेंगे आप कुछ चीजें और हैं, तथ्यात्मक जो जानकारी है वो और लिख लेते हैं। ये वनस्पतियों के बारे में, जो मरुदभिद वनस्पति होती क्या है एक्चुअल में, उसकी चर्चा हम करेंगे जब वनस्पति पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। उसी में आप लिखें इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र की, हाँ उसी में पश्चिमी मरुस्थल में जो आपका है उसी में आगे लिखें, तथ्यात्मक जानकारी पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। इस मरुस्थल की प्रमुख नहरें, प्रमुख नहरें, ठीक है। तो उसी में आप लिखेंगे एक तो कौन सी, इंदिरा गांधी नहर, सबसे प्रमुख तो यही है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। और दूसरा आप कहेंगे जो गंग नहर थी, अभी वर्तमान में तो इसका अस्तित्व नहीं है, फिर भी पूछ लिया जाए कि भाई गंग नहर है, ठीक है, जो गंगा सिंह द्वारा। एक आपका पूछ लिया जाए इसी क्षेत्र में एक जालोर का जो पार्ट है, नर्मदा नहर, नर्मदा नहर। अब ध्यान देना किताबें नर्मदा नहर को लिखती नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि जो पश्चिमी रेगिस्तान की जब बात करते हैं तो हमने कहा अरावली का जो पार्ट है ना आपका, हमने कहा जो अरावली का जो पार्ट है आपका, अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में आपने कहा कितने जिले हैं, 17 जिले, कितने जिले हैं याद आ रहा है कल की क्लास। और इसमें हमने कहा एक यहाँ पर एक सिरोही पड़ता है, यहाँ पर अरावली के इधर कौन सा पड़ता है, सिरोही। इस सिरोही को छोड़ दीजिए, बाकी 16 जिलों में क्या है आपका,
बाकी 16 जिलों में क्या है आपका रेगिस्तान है, क्या है रेगिस्तान है। याद आ रहा है कल की क्लास में हमने कहा जो 17वां जिला मान सकते हो आप, कह सकते हो सिरोही को अगर छोड़ दे बाकी सभी जिलों में क्या है पश्चिमी रेगिस्तान का आपका विस्तार देखने को मिलता है। अब एक बात और, नर्मदा नहर है, इसका सर्वाधिक लाभ कहाँ मिल रहा है, जालोर को। किसको मिल रहा है, जालोर को। अब यहाँ पर जालोर की अगर बात करते हैं तो जालोर कहाँ पड़ेगा, आपके सिरोही के ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप कहेंगे सर ये वाला क्षेत्र ये किसका, आपका जालोर का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी रेगिस्तान में के एक जिला कौन सा आपका, जालोर, वहां पर नर्मदा नहर का क्या हो रहा है, पानी मिल रहा है। तो किताबें अभी तक लिखना शुरू नहीं किया है। अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर है या सिंचाई परियोजना है आपकी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत शामिल नहीं होती है, ठीक है, वहां पर दे दिया आपका इंदिरा गांधी नर्मदा नहर, आपका दूसरा दे दिया आपका गंग नहर, और एक ऑप्शन आपको और दे दिया जाए कोई भी आपका भरतपुर नहर दे दिया जाए, या टकली परियोजना दे दी जाए, या काली सिंध परियोजना दे दी जाए, या इसी प्रकार की कोई और आपकी कोई भी माही नदी का कोई ऑप्शन डाल दिया जाए। तो ध्यान रखना ये तीन तो आपको कहाँ दिखाई दे रही है, पश्चिमी रेगिस्तान में, बाकी जो भी होगी वो आपके बाहर की तरफ होगी, ठीक है। उसके अलावा और चीज अगर हम इसमें ऐड करना चाहें, इस प्रदेश की प्रमुख नदी, प्रमुख नदी कौन सी है, लूणी नदी, कौन सी है। वैसे तो और भी नदी है, लूणी नदी है इसकी सबसे प्रमुख नदी है, लूणी नदी। अभी नाम नाम लिख रहे हैं, चर्चाएं इनकी बाद में करेंगे, जो भी लूणी नदी है पढ़ेंगे कहाँ पर, नदियों में, ठीक है। नहरें पढ़ेंगे जब सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे वहां पर, अभी नाम नाम लिखेंगे, ठीक है। इस क्षेत्र का प्रमुख बांध, इस क्षेत्र का प्रमुख बांध, प्रमुख बांध कौन सा, जवाई बांध, जवाई बांध। और ये जवाई बांध कहाँ पड़ता है आपका, पाली में, कहाँ पड़ेगा, पाली में, ठीक है। प्रमुख इस क्षेत्र का प्रमुख अभ्यारण्य, अभ्यारण्य कौन सा पड़ेगा आपका, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जहाँ पर पता है आपका आकल फॉसिल वुड है जो आपका देखने को मिलता है, वहीं पर राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब ध्यान रखना इसके नाम के आगे क्या लिखा है, राष्ट्रीय। पैनल वाइट कर लो, अक्सर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है अगले पेज पे कर लेंगे, वाइट कर लेंगे सरजीत राम किशन। ये चमत्कारी व्यक्तित्व कौन थे जो गए हैं अभी निकल कर, पैनल वाइट कर लिया, ठीक है। विरम किशोर वेरी गुड मॉर्निंग, टेस्ट पीडीएफ, हाँ टेस्ट पीडीएफ डाल दी जाएगी। संगीता मीणा वेरी गुड मॉर्निंग, अरविंद वेरी गुड मॉर्निंग, नीतीश प्रजापत वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए और प्रमुख वृक्ष की अगर बात करें तो, प्रमुख वृक्ष की अगर बात करें तो खेजड़ी वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी वृक्ष। अगर प्रमुख वृक्ष की अगर बात करते हैं तो कौन सा होगा आपका, खेजड़ी वृक्ष है, वो आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। एक बार ये तथ्यात्मक जानकारी लिखो, फिर हमें देखना है कि भाई पश्चिमी रेगिस्तानी जो मरुस्थल है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। फिर हम इसको दो भागों में बांटेंगे, जैसे हमने कहा एक तो आपका क्या था, शुष्क, और एक आपका अर्ध शुष्क। फिर शुष्क को भी वापस से हम दो भागों में बांटेंगे, एक हमने कहा बालू का युक्त और एक आपका बालू का मुक्त, ठीक है। याद आ रहा है वो फॉर्मेट आपको, ठीक है, जल्दी से ये बनाइए। हाँ नहीं नहीं नेशनल पार्क नहीं, मैं वो बताने वाला था, ठीक है, बता दे रहा हूँ अभी मैं। नितेश वेरी गुड मॉर्निंग, जितेंद्र वेरी गुड मॉर्निंग, आज लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं है जितेंद्र, लवकोश वेरी गुड मॉर्निंग जितेंद्र, जहांगीर राधे राधे, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर राष्ट्रीय लग गया लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। जैसे आप सर्च करते हो ना नेट पे करके, तो वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय मरु उद्यान को भी दे देते हैं, ठीक है। अपने एक तो होता है राष्ट्रीय उद्यान होता है, और एक क्या होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। एक टाइगर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, एक आखेट निषेक क्षेत्र होता है, एक संरक्षित क्षेत्र या आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में आगे चर्चा करेंगे जब हम वनों के बारे में पढ़ेंगे। अभी ध्यान रखना ये आपका अभ्यारण्य की श्रेणी में, राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद में लिखिए, बचा है किसी का, उसी में हेडिंग डालिए, पश्चिमी रेगिस्तान या थार मरुस्थल, मरुस्थल की विशेषताएं। मैं पहले लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, समझने का काम हम करेंगे लिखने के बाद। पहला लिखिए, विश्व का विश्व का सबसे नवीनतम नवीनतम मरुस्थल, बस शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाओगे, मरुस्थल है ऐसा लिख नहीं लिख रहा हूं। विश्व का सबसे युवा मरुस्थल, विश्व का सबसे युवा मरुस्थल, उसमें लिखना विश्व के
सभी मरुस्थलों में सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल, आबादी वाला मरुस्थल, उसे में लिखें विश्व के सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनघनत्व वाला मरुस्थल। ठीक है, विश्व के सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक जैव विविधता विविधता वाला मरुस्थल मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद में चौथा लिखेंगे आप विश्व में सर्वाधिक खनिज प्रधान वाला मरुस्थल, खनिज प्रधान वाला मरुस्थल। ठीक है, उसी में आप लिखेंगे, इसी में विश्व में सर्वाधिक वनस्पति घनत्व वाला, या आप कहें विश्व का सर्वाधिक वनस्पति सघन मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक सिंचाई प्रधान मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक सिंचाई प्रधान मरुस्थल। आकाश कुमार शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग, प्रिंस सुथार वेरी गुड मॉर्निंग। नोट कीजिए एक बार इतना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपने पश्चिमी रेगिस्तान में किस प्रकार के धात्विक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं या अधात्विक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, अधात्विक क्या बोले तो हो गया। दिलीप सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। बता दे रहे हैं, सारी चीज़ें बता देंगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है, और भी ऐड करना चाहो तो बहुत सारे डाटा हैं। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला मरुस्थल भी कह सकते हो, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला मरुस्थल, मैं इधर लिख रहा हूँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला मरुस्थल है वो कह सकते हो। विश्व में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला, विश्व में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला मरुस्थल। पैनल वाइट कर ले यार, इस पेज में तो नहीं दिखेगा, अगले पेज में कर लेंगे। इस पेज में तो ये फिर वैसे हो जाएगा, अगले पेज में कर लेंगे। इस पेज में तो फिर ब्लैक पे ही येलो दिखाई देगा। हो गया सभी का।
कल की क्लास में ये हमने लिख लिया था कि किसका भाग है, ये टेथिस सागर का भाग है। वैसे भी अगर पूछ लिया जाए कि ये किसका विस्तार माना जाता है, ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीकन मरुस्थल का क्या माना जाता है, विस्तार माना जाता है। क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी कभी पूछ लिया जाए। थार मतलब थार की तुलना विश्व से की जा रही है, हाँ बिल्कुल, विश्व के अन्य मरुस्थल हैं उनसे की जा रही है। ठीक है, अब ध्यान देना, इन टॉपिकों की अगर बात करते हैं, जो लाइन लिखी है, सबसे नवीनतम मरुस्थल हमने कहा कि विश्व में, एक और लिख सकते हो, विश्व का एकमात्र मानव निर्मित मरुस्थल, विश्व का एकमात्र एकमात्र मानव जनित मरुस्थल, विश्व का एकमात्र है मानव जनित मरुस्थल है, ध्यान रखना। ये कहने का मतलब मानवीय गतिविधियों के द्वारा इस मरुस्थल का क्या है, विकास हुआ है या विस्तार हुआ है। ठीक है, अब पॉइंट आपके पास लिख दिए हैं, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। जो जो पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है, कि जैसे जैव विविधता में किसको आ रही है, जन घनत्व में किसको आ रही है, आपकी सघन वनस्पति में किसको आ रही है, सर्वाधिक सिंचाई वाले में किसको आ रही है, मानव निर्मित में किसको आ रही है, घनत्व में या सर्वाधिक वर्षा वाले में किसको दिक्कत आ रही है, तो आप पूछ सकें। ठीक है, हो गया, इतना लिखने का काम हो गया सबका। अब ध्यान देना, एक तो दिक्कत आ रही है सर्वाधिक जैव विविधता में। ठीक है, हमने कहा सर्वाधिक जैव विविधता, मैं कर लेता हूँ वाइट, नहीं तो फिर बोलेंगे बच्चे। अभी ठीक है काले, ठीक है। अब क्या करें, सबकी मनोकामनाएं इच्छाएं कैसे पूरी हों। सर्वाधिक जैव विविधता, ब्लैक में हमें भी अच्छा लगता है, क्यों, आंखों पे जोर कम आता है ये। आप तो फिर भी दूर से देखते हैं, ये बिल्कुल आंखों के पास में वाइट होता है ना, तो थोड़ी देर में आंखें हैं टिमटिमाना शुरू हो जाती हैं। चलिए, कोई ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, ये अब तो ये हो गया, तो अब तो इसी पे देखें। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्या होता है कि भाई, जैव विविधता का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, एक याद होगा, मैंने कहा कि जो जीव है, जीवों की प्रजातियां, जीवों की प्रजातियों में विविधता विविधता है, वो क्या कहलाती है, आपकी जैव विविधता। और मैंने आपको कहा था, जैसे मैंने कहा कि जैसे आपका पास में एक ये क्षेत्र है, ठीक है, आपको याद होगा मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था, और एक आपके पास में ये क्षेत्र है। ठीक है, हमने कहा इस वाले क्षेत्र की अगर बात करते हैं इधर, तो आप कहेंगे सर इसमें 100 तो वृक्ष हैं और 150 इसमें क्या है, जीव है, जीव जंतु सब। लेकिन फर्क क्या है, आप कहेंगे सर इसमें जो वृक्ष है, वृक्षों की प्रजाति, यहाँ पर दो प्रकार के वृक्ष हैं। कहने का अर्थ है कि दो ही प्रकार के, या तो शीशम है, नीम है, ऐसे मान लो। ठीक है, दो ही प्रकार के अलग अलग प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पर जीवों की अगर बात करें, तो आप कहेंगे सर इसमें 4 प्रकार के क्या हैं, जीव हैं। लोमड़ी मान लो, हाथी, शेर, आपका हिरण वगैरह, कहते हैं इस प्रकार के 4 ही जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं पर एक दूसरा क्षेत्र ये है आपके पास में, इसमें आप कहेंगे सर वृक्ष कितने हैं, 50, वृक्ष कितने हैं, 50, और जीव कितने हैं आपके, 100, जीव कितने हैं आपके, 100। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर वृक्षों की प्रजाति है ना, वृक्ष प्रजाति है वो कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5 अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं इनमें। जीवों की अगर बात करें, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 8 प्रकार के क्या हैं, अलग अलग जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप, मैं कहूँ कि भाई संख्या किसमें ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर संख्या तो ए नंबर, ये मान लीजिए आप क्या है, आपका ए नंबर है, और ये क्या है आपका बी नंबर। तो आप कहेंगे सर संख्या तो किसमें ज्यादा है, ए में। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि जैव विविधता ज्यादा किसमें है, तो आप कहेंगे किसमें, मतलब कितने अलग अलग प्रकार के जीव आपको किसमें देखने को मिल रहे हैं, कितने अलग अलग प्रकार के। तो आप कहेंगे सर इसमें तो संख्या ज्यादा है, यहाँ तो क्या है, संख्या ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इस वाले हिस्से की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जैव विविधता ज्यादा है। क्या है, जैव विविधता, जैव विविधता क्या है आपकी, ज्यादा है। और जो आप कहेंगे कि भाई जितने भी मरुस्थल हैं विश्व के, वहां पर जैव विविधता, कहने का मतलब इतने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपको देखने को नहीं मिलते, जितने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपके थार के मरुस्थल में देखने को मिलते हैं, जितनी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं आपके थार के मरुस्थल में देखने को मिलती हैं, इतने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति विश्व के किसी भी रेगिस्तान में देखने को नहीं मिलती। इसलिए कहा जाता है विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला अगर कोई मरुस्थल है, तो कौन सा है, थार मरुस्थल। ध्यान रखना, अपन यहाँ पर कहते हैं कि वर्षा सबसे कम कहाँ पे होती है, राजस्थान की अगर बात करें, या हम कहें भारत की अगर बात करें, भारत में वर्षा सबसे कम कहाँ पे होती है, वर्षा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वर्षा सबसे कम कहाँ होती है, वर्षा सबसे कम कहाँ होती है, तो आप कहेंगे सर जैसलमेर। और जैसलमेर का भी कौन सा, सम, जैसलमेर का भी कौन सा, सम क्षेत्र। ठीक है, एक आपकी होती है लद्दाख में, कहाँ होती है, लद्दाख में। दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। आपको पता है लद्दाख क्या था आपका, शीत मरुस्थल है, लद्दाख क्या था आपका,
याद आ रहा है पिछली क्लास में मैंने कहा कितने मरुस्थल थे आपके? वैसे 3 प्रकार के। शीत मरुस्थल कहाँ पे? लद्दाख। यहाँ पर भी जलवायु शुष्क थी, मैंने कहा था, बताया था। तो यहाँ पर भी वर्षा नहीं होती है, और एक वर्षा आपके यहाँ पर भी नहीं होती है, जैसलमेर में भी। यहाँ पर भी वर्षा क्या होती है? कम होती है। अब वर्षा कम क्यों होती है, ये कॉन्सेप्ट भी अगर आपको बताया, ध्यान रखना। मरुस्थल है किस भाग में है? पश्चिमी भाग में। भारत किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय लगभग क्षेत्र में आते हैं। ध्यान देना, विश्व का कोई भी महाद्वीप उठा के देख लेना, कोई भी महाद्वीप उठा के देख लेना, और मैंने आपको बताया उष्ण कटिबंध कौन सा होता है। विश्व के किसी भी महाद्वीप में उठकर चले जाना, उस महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। कोई भी महाद्वीप उठा के देख लेना आप जाके, ऐसे नहीं है। और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जाओगे तो वहां के पूर्वी भाग में किसी भी महाद्वीप के आपको क्या मिलेगा? मरुस्थल देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट है, क्यों यहाँ पर देखने को मिलता है, इन मरुस्थल की उत्पत्ति ऐसे ही क्यों हुई है, पश्चिमी भाग में ही क्यों हुई है, उधर पूर्वी भाग में ही क्यों हुई है, सारा का सारा क्या है, एक पीछे एक वजह है उसकी, ऐसे नहीं कहीं भी मरुस्थल बन गया। ठीक है, वो अभी अपनी चर्चा का विषय नहीं है, नहीं तो उसी को समझने में अपना क्या हो जाएगा, बहुत समय चला जाएगा। अब ध्यान देना, हमने कहा भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? आप कहेंगे सर थार मरुस्थल, जैसलमेर, या आप कह सकते हो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल में राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उसमें सबसे कम वर्षा कितनी कहाँ होती है? थार मरुस्थल में। अपने यहाँ पर कम हो रही है, लेकिन ध्यान रखना विश्व के दूसरे जो मरुस्थल है ना, विश्व के जो अन्य मरुस्थल हैं आपके, वहां पर इतनी वर्षा भी नहीं हो रही है जितनी अपने यहाँ पर हो रही है। कहने का मतलब अपने यहाँ थार मरुस्थल में अपन कहते हैं लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास औसत वर्षा मानते हैं। ठीक है, लेकिन विश्व के दूसरे जो गर्म मरुस्थल है वहां पर 25 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल में ज्यादा वर्षा होती है। अब एक बात बताओ, ज्यादा वर्षा होगी तो ज्यादा जीव जंतु होंगे नहीं होंगे? तो ज्यादा जीव जंतु होंगे तो क्या हो गए? ज्यादा जैव विविधता होगी नहीं होगी? और ज्यादा जीव जंतु होंगे, ज्यादा आपकी वनस्पति होगी, तो आप एक बात बताओ, जीव घनत्व, पशु घनत्व ज्यादा होगा कम होगा? जब वनस्पति ज्यादा होगी तो पशु आएंगे, पशु ज्यादा होंगे तो पशु घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जहां पर जो आपकी मानव गतिविधियां भी क्या होंगी? ज्यादा। तो अन्य मरुस्थल की तुलना में यहाँ पर लोग भी क्या रहेंगे? ज्यादा। तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो भी क्या रहेगी? ज्यादा। जनसंख्या ज्यादा होगी तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा। तो कहने का अर्थ है एक पॉइंट को पकड़िए, उसके आसपास की चीजों को समझिए। स्वाभाविक सी बात है, वर्षा ज्यादा तो वनस्पति ज्यादा, घास ज्यादा, घास ज्यादा तो पशु ज्यादा, पशु ज्यादा तो लोग भी इन पे निर्भर हैं आपके ज्यादातर, तो लोग ज्यादा, लोग ज्यादा तो जनसंख्या घनत्व भी क्या है? ज्यादा। और इसलिए जैव विविधता भी आपकी क्या? ज्यादा। तो एक पॉइंट को आप पकड़ेंगे, उसी के साथ साथ चलेंगे तो सारे के सारे पॉइंट आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। उसके अलावा ध्यान रखना, हमने कहा सर्वाधिक आपकी खनिज विविधता वाला, इस पर तो इतना ज्यादा नहीं है, पर ये पॉइंट है, आपको ये समझना आवश्यक है। हमने कहा कि यहाँ पर राजस्थान की अगर बात करते हैं, राजस्थान में, और राजस्थान का भी कौन सा? पश्चिमी रेगिस्तान वाला भाग है, पश्चिमी रेगिस्तान। ध्यान से समझना इसको। यहाँ पर सर्वाधिक खनिज भारत में, और या राजस्थान की बात नहीं करी, विश्व के मरुस्थल की तुलना में। ऐसा नहीं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज यहीं पे हो रहे हैं, राजस्थान में यहाँ पे थोड़ी होगा सबसे ज्यादा खनिज, लेकिन मरुस्थलों की अगर बात करते हैं तो मरुस्थलों में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पे हो रहा है आपका पैदा देखने को मिलेगा? यहीं पर। तो सर्वाधिक खनिज एवं खनिज विविधता, खनिज विविधता अगर आप देखेंगे, विविधता है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी? यहीं पर। अब बात आती है समझने वाली कि यहाँ पर कौन से प्रकार के खनिज मिलेंगे, कौन से प्रकार के। अब एक बात बताओ, रटने का कोशिश करते हो, जहां भी देखा रटना शुरू कर दिया, जहां भी देखा रटना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक बार समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद में रटने की जो प्रवृत्ति है आपकी समाप्त हो जाएगी। पहली बात तो देखो, अधात्विक खनिज, अधात्विक, अधात्विक एवं एवं आपका जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन, या जीवाश्म ईंधन ही बोल दीजिए, ईंधन संबंधी, संबंधी तत्व, या तत्व, तत्वों की अधिकता। अधात्विक का मतलब जिसमें धातु नहीं होती। अब एक बात बताना, जिप्सम के नाम सुनता है? जिप्सम, जिप्सम का नाम नहीं सुना? कहाँ पे है? बीकानेर में। कहाँ होती है? बीकानेर में। धात्विक खनिज जिसमें धातु होगी, जिसमें आपका लोहे का अंश होगा, एल्यूमिनियम का अंश होगा, मैग्नीज का अंश होगा, तांबे का होगा, ठीक है, इस प्रकार की कोई धातु अगर किसी में पाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? जिप्सम धातु है क्या? जिप्सम धातु है? नहीं है। चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर की अगर बात करते हैं तो धातु है चूना पत्थर? धातु है क्या? संगमरमर पत्थर, संगमरमर,
कहाँ हो रहे हैं ये? नागौर में? मकराना? अब तो मकराना कर दो। कहाँ पर है मकराना? संगमरमर का जो पत्थर है वो धातु है क्या? बलुआ पत्थर। क्या हो गया? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर। ये सारे के सारे जो भी खनिज हैं, ये सारे के सारे क्या है? अधात्विक। क्या है? अधात्विक खनिज। सारे के सारे क्या है? अधात्विक खनिज। कहने का मतलब जिप्सम हो गई आपका, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ठीक है, पलवा पत्थर हो गया, इस प्रकार के जो खनिज हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी रेगिस्तान में। ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमने कहा यहाँ पर जीवाश्म ईंधन है वो भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब आधे लोगों को तो ये नहीं पता जीवाश्म ईंधन होता क्या है, ईमानदारी से। अभी हमने कहा यहाँ पर जीवाश्म ईंधन की बात की। जीवाश्म ईंधन के अर्थ की अगर बात करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? जीवाश्म को दो भागों में तोड़िए। जीवों का अंश। जीवाश्म का मतलब आप क्या है? जीव हो। ठीक है, आपका अंश। कहने का मतलब आपका कोई शरीर का कोई पार्ट है, वही आपका क्या होगा? अंश होगा। तो कहने का मतलब है कि जीवों के अंश से बना, जीवों के अंश से बना ईंधन। कोई उदाहरण बता सकता है? कोई उदाहरण बता सकता है? सिर्फ कोयला आता है। और इधर से आवाज आई, हाँ बताइए, शर्माने की बात नहीं है, सही बोला था। पेट्रोलियम है, बिल्कुल आपका पेट्रोलियम। इसके अलावा कोई और उदाहरण? डीजल पेट्रोलियम में यहाँ शामिल कर लेते हैं। पेट्रोल अलग होता है, क्रूड ऑयल। देखो आपका क्या होता है कि आधे से ज्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता पेट्रोल डीजल और इसमें फर्क क्या होता है। ध्यान से पहले तो उसी को देख लीजिए। जैसे आप ड्रिल करते हो ना जमीन में, जमीन में जब आप ड्रिल करते हो तो सबसे पहले जमीन में सबसे ऊपर अगर कोई धात्विक ये आपका जीवाश्म ईंधन आता है ना, तो सबसे पहले लेयर आती है किसकी? कोयले की। सबसे पहले आपको क्या प्राप्त होगा? कोयला। जब भी आप जमीन में ड्रिल करोगे कुछ सामान निकालने के लिए जीवाश्म ईंधन, तो सबसे पहले आपको क्या प्राप्त होगा? कोयला। कोयले के जस्ट बाद में थोड़ा सा और नीचे गहराई में जाते हैं आप, तो फिर आपको प्राप्त होती है प्राकृतिक गैस। इसके नीचे आपको क्या मिलेगी? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। और इसके भी और थोड़ा नीचे आप जाएंगे ना जब खुदाई करते हुए, तो और आगे जाकर आपको क्या मिलेगा? क्रूड ऑयल। क्या मिलेगा? क्रूड ऑयल। और इसी क्रूड ऑयल को आप क्या कहते हो? पेट्रोलियम। क्या कहते हो? पेट्रोलियम ऑयल। क्या कहते हो? पेट्रोलियम ऑयल। ठीक है। इस क्रूड ऑयल का जो रंग होता है ना, रंग होते हैं अपने यहाँ पर, अब तो फिर भी तकनीकी आगे। पहले वाली जो आप देखोगे जहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता था, वहाँ के ऊपर जो मशीनरी होती थी, वहाँ पर जो फैक्ट्री होती थी, उसके ऊपर आग जलती रहती थी। क्यों? क्योंकि जब आप पेट्रोल निकालने के लिए ड्रिल करेंगे तो ये प्राकृतिक गैस से होकर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे? अब ये प्राकृतिक गैस जो ड्रिल करेंगे तो उसके साथ बाहर आएगी, नहीं आएगी? पहले भारत के पास इतनी उन्नत तकनीक नहीं थी, नुकसान करता था। प्राकृतिक गैस है सारी की सारी क्या होती थी? बाहर चली जाती थी। अब तकनीकी आ गई कि एक तरफ तो आप प्राकृतिक गैस भी निकाल रहे हैं और साथ साथ में क्या पेट्रोलियम भी निकाल रहे हैं, दोनों का उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है। उसमें भी जब आप क्रूड ऑयल निकालते हैं तो इसके रंग की अगर बात करते हैं, इसका रंग क्या होता है? काला रंग होता है, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, इससे क्रूड ऑयल से सबसे पहले उन्नत किस्म निकालते हैं इसके। उन्नत जो एटीएफ बोला जाता है शायद मेरे हिसाब से, एटीएफ के जो एरोप्लेन है ना, जो आपके एरोप्लेन है, इनमें जो ईंधन काम में आता है, जो बहुत लाइट वेट होता है, वजन बहुत कम होता है इसका, सबसे पहले वो निकालते हैं। ये निकालने के बाद में जो कचरा बचता है ना, वो निकाल लिया। उसके बाद में जो कचरा बचा, उस कचरे से फिर आप क्या निकालते हो? पेट्रोल। क्या निकालते हो? पेट्रोल। और पेट्रोल निकालने के बाद में और जो कचरा बच गया आपका पीछे, पेट्रोल आपने निकाला, पेट्रोल निकालने के बाद में जो और कचरा आपका बचा, उस और कचरे से आप क्या निकाले? डीजल। क्या निकलता है आपका? डीजल। उससे क्या निकलेगा आपका? कभी कभी तो ये भी मजे लेने लग जाते हैं। क्या निकलेगा आपका? डीजल। ठीक है। उसके बाद में डीजल निकालने के बाद में और कचरा बच गया तो मिट्टी का तेल, केरोसिन। क्या निकलता है? केरोसिन। केरोसिन निकाल लिया आपने, उसके बाद में और आप क्या निकालते हैं? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का नाम सुना है? सर्दियों में बहुत काम में लेते हो आप। वैसलीन। वैसलीन हो गई, ग्लिसरीन हो गई, वो इसी से निकल रही है, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में इसको निकालने के बाद में भी आप क्या निकालते हो? मोम। जो मोमबत्ती आती है आपकी, मोमबत्ती, उसमें मोमबत्ती में जो आपका मोम होता है, जो वो भी किससे निकल रहा है? इसी से। ये मोम निकालने के बाद में उससे और भी अगर जो कचरा बच गया, वो क्या निकलते हैं? डामर। जो सड़कों पे बिछाई जाती है, काले रंग की, देख रहे हो? तो कहने का मतलब ऐसा ईंधन है जिसका कोई भी पदार्थ है वेस्ट नहीं जाता, शुरू से लेके। तो कहने का आप कहते हो ना कि पेट्रोल भरवा रहा हूँ, डीजल भरवा रहा हूँ, ये भरवा रहा हूँ, तो अलग नहीं है एक ही, निकलता एक ही साथ है। इसी को सबसे अच्छा रूप निकाल लिया एटीएफ, उसके बाद में पेट्रोल निकाल लिया, फिर डीजल निकालेंगे, डीजल के बाद में केरोसिन निकलेगा, केरोसिन के बाद में आपका ग्लिसरीन है या आपकी वैसलीन है। ठीक है। आपकी वैसलीन देखते हो? वैसलीन, वैसलीन जो आप सर्दियों में बहुत काम में लेते हो, ये भी पेट्रोलियम में है, ध्यान रखना। किसका है? पेट्रोलियम। और ज्यादा आप लिपस्टिक देखते हो, पानी पिलाओ इनको, दो दो पानी दो इनको। ठीक है। पकड़ाओ पकड़ाओ। ठीक है।
ध्यान रखना, जो लिपस्टिक आप देखते हो या आप सर्दियों में आप वो लेते हो ना, लिप केयर है, लिप बाम है, पता नहीं क्या क्या आजकल लिप बाम होती है क्या? नहीं, आजकल अलग अलग भी आते हैं पुरुषों के लिए तो वो लिप बाम ही है। महिलाओं के लिए लिप ग्लोज अलग होते हैं, ग्लो मतलब वो शाइनिंग आती है, ठीक है। हैं? हाँ, बहुत महंगी महंगी आती है, पर उनकी अलग अलग वैरायटी बदल गई है। मतलब आपके लिए तो आपको कहें कि भाई आपको कोई महिला कहते हैं लिप ग्लोज लेके आना, और आप चले गए वो लिप गार्ड ले आए, दो चार जूते मारेंगे, कहता लिप गार्ड थोड़ी मंगवाई थी। फिर आपको तो ये नहीं पता लिप बाम क्या होती है और लिप ग्लोज क्या होती है। उसमें भी अलग अलग कलर आजकल आने लगे, ठीक है। तो उसमें जो आप वाली लिप बाम, ठीक है, वो जितना काम में लेते हो वो भी सारी की सारी इसी से बनी है, पेट्रोलियम से। और ज़्यादा यूज़ करने से होठ काले पड़ जाते हैं, क्योंकि किससे बनी है? पेट्रोलियम से। जितनी भी महिलाएं हैं लिपस्टिक लगाती हैं, वो लिपस्टिक भी किससे है? इन्हीं से बन रही। अब उसमें भी ज़्यादा यूज़ करने के बाद में एक समय बाद में देखना, जो रेगुलर यूज़ करती हैं जो महिलाएं लिपस्टिक है, उनके होठ हैं काले पड़ जाते हैं, उसके बाद में उनको वापस से रंगीन करने ही पड़ेंगे, फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कम यूज़ करें, ठीक है। आजकल आती है नॉन पेट्रोलियम, आजकल मार्केट में आएंगे जो आती है ना महंगी महंगी 500-700 रुपए की आती है छोटी छोटी, उसमें एक आ रही है 25 रुपए मिल रही है वही चीज़, और एक आपकी मिल रही है 700-800 रुपए की, तो कोई तो अंतर होगा ना। वो 25 रुपए वाली है, 30 रुपए वाली है, वो आपकी पेट्रोलियम है, और नॉन पेट्रोलियम है आपकी, वो ज़्यादा महंगी आएगी। तो जितना है आप भी यूज़ करते हैं तो उसको ध्यान रखना। कभी घर वाले के थोड़ा सिगरेट पीता है कि होठ काले, नहीं नहीं कहते ये वीडियो दिखा देना कि मैं ज़्यादातर क्या है वो पेट्रोलियम वाली लिप बाम है वो काम में ले ली, होठ इससे काले पड़ गए। वो बात आपको ही पता है किससे काले हुए हैं वो तो ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इसलिए क्या होता है कि सारे के सारे ये जो भी आपके हैं आजकल तो क्या नेचुरल कलर भी मिलाने लग गए हैं, ठीक है। जिसमें आप कहते हैं ना लिपिस एक कीड़ा आता है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उस कीड़े का, उसका जो ब्लड है वो काम में लिया जाता है, उसको रंगीन करने के लिए, उसको रेड करने के लिए वो ब्लड है वो नेचुरल माना जाता है, ठीक है। तो कई लोग हैं जो शाकाहारी किस्म के हैं, ठीक है। कई तो ऐसे हैं कि अपने आप को शाकाहारी बताते हैं लेकिन वास्तव में शाकाहारी। कितने लोग शाकाहारी हैं? अरे शर्माने की क्या बात है, शाकाहारी शाकाहारी में तो सबका ही आना चाहिए, हाथ ऊपर है। तो मांसाहारी है कि हमेशा मांस खाता है? हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप करते हो कि जैसे अभी एक सर्वे आया कुछ दिन पहले, आप जैसे ही फास्ट रखते हो, व्रत रखते हो, व्रत में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीज या सबसे पहले पी जाने वाली चीज चाय है। बहुत से लोग पीते हैं, व्रत फास्ट रखते हैं, और उसी में अभी सर्वे आया कि उसमें जो चाय पत्ती उसका कलर देने के लिए उसमें क्या है कि जो बूचड़ खाने से जो ब्लड निकाला जाता है उसमें से उसको छाना जाता है, जाकि उसका कलर है। क्योंकि कितने लोगों को लगता है कि वो चाय पी रहे हैं? आप लोगों में आप चाय नहीं पी रहे। चाय की वास्तविक आप यहाँ पे जाते हैं मार्केट में, आपको 100-150 रुपए किलो के भाव चाय पत्ती मिल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपए किलो, 350 मान लो, 350 मान लिया आपका। लेकिन वास्तव में चाय की कीमत क्या है पता है? लाख रुपए से उसकी चाय की कीमत शुरू होती है। लाख रुपए पर केजी के हिसाब से चाय की वास्तविक जो कीमत है वो शुरू होती है। आप सुन रहे हैं ना, नीता अंबानी 2 लाख की चाय पी जाती है। हाँ, मुकेश अंबानी की, आपकी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो कहते हैं ना कि सुबह सुबह 2 लाख की चाय पी जाती है, उठते कहने के 2 लाख गए पेट में, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि 2 लाख की चाय टंकी भर के आती है कि भाई पीते रहो, कप तो वही है, साइज तो वही है, लेकिन क्या है उसकी क्वालिटी। अब चाय है आपकी, जो चाय की पत्ती आप देखोगे, जैसे ये चाय की पत्ती है आपकी, और आपको पता पत्ती में एक ऐसे डंठल से ऐसे दिखते हैं आपको, दिखते हैं? चाय पत्ती नाम क्या है? पत्ती। तो जो इसके बीच की जो पत्ती का भाग है ये बाहर निकल, जो जो डंठल है ना बीच का, ये डंठल। आप वाली चाय कैसी होती है? इसी डंठल के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, दाने से दाने से, दानों में आती पत्तियों में कभी चाय पत्ती देखी है आपने? पत्ती तो उसमें अलग से 2-4 डाल देते हैं आपको दिखने, हाँ पत्ती भी है इसमें, लेकिन वास्तव में होते क्या है? डंठल ही होते हैं। आपकी चाय कैसी होती है? गोल गोल दानों की होती है, नहीं होती? पत्ती कभी गोल होगी क्या? आप ये पी रहे डंठल बीज का, जो इसका डंठल है ना, ये डंठल आप बीच वाला वो पी रहे हैं आप। हाँ, और बाकी वास्तविक चाय है वो तो कोई और ले गया, ठीक है। अब वो वास्तव में एयरपोर्ट पे चले जाना, आपको मजाक लग रहा है? एयरपोर्ट पे किसी भी, जब आप बैठना मत एयरपोर्ट में, वैसे ही जाओगे तो वहां पर ये क्या है प्रोडक्ट रखे रहते हैं, तो वहां पे जाकर चाय की कीमत का पता करना आप, ठीक है। वैसे कॉफी भी, लुबोक कॉफी की भी अगर बात करते हैं, कॉफी की भी, तो कॉफी कौन सी? लुबोक नामक कॉफी है, कौन सी? लुबोक। लुबोक नामक कॉफी है, वो सबसे महंगी मानी जाती है, वो भी लाखों रुपए किलो के हिसाब से मानी जाती है, ठीक है। और कॉफी पीने के शौकीन कितने हैं? चाय वाले तो हैं, कॉफी वाले भी हाथ ऊपर कर दो। अरे मिले तब है, ऐसा नहीं है कि पीते नहीं है, अगर मिले तो पीने वाले कितने लोग हैं? कोई छोड़ेगा नहीं। और मैं अगर ऑफर कर दूं आपको लुबोक कॉफी, तो तब तो सभी पियेंगे, सभी पियेंगे। पक्का ईमानदारी से देख लो, मैं पिलाऊंगा फिर पीनी पड़ेगी। बर्थडे पे पिलाएंगे आपको, पक्का पिलाएंगे। हैं? वो तो मैं तो बाद में बताऊंगा ना कि मैं पीऊंगा नहीं पीऊंगा है। अब अच्छा, अब आप नहीं पी रहे तो कुछ लफड़ा है। ध्यान देना, लुबोक नामक कॉफी है, ये एक विशेष प्रक्रिया से क्या बनाई जाती है। एक बिल्ली आती है सिवेट नामक, एक बिल्ली है, सिवेट नामक एक बिल्ली होती है, और ये कोकोआ से आपको क्या है ये बनती है, जो कॉफी बनती है कोक से, कोकोआ से। अब कोकोआ के बीज है हार्ड होते हैं, उनको पहले भूना जाता है आग में, फिर भी कहीं ना कहीं वो हार्ड हो जाते हैं। अब इस लुबोक कॉफी बनाने में प्रक्रिया में क्या होता है, जो कोकोआ के बीज है सिवेट नामक बिल्ली को खिलाए जाते हैं, और ये सुबह ये मल त्याग करती है तो उसमें से वो बीज निकाले जाते हैं, ठीक है। और वो मल त्याग करने के बाद में जो उस मल में से वो बीजों को निकाला जाता है, फिर उसको फिर क्या कर जाता है आगे प्रोसेस में कॉफी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये तो
छुड़ाऊंगा क्या, मतलब भाई आपको बोला कि पीनी है तो मैंने कहा पी लो, ठीक है। नहीं मैं तो क्यों पीऊँ, ठीक है, शौक ही नहीं है ऐसे। तो कहने का मतलब है कि भाई ये जो प्रोसेस है, तो ये सारे का सारे ये पेट्रोलियम है, ये जितना भी आपको ये मिल रहे हैं ना, जो आपके पेट्रोल है, आपका कोयला है, क्रूड ऑयल, ये सारे के सारे किससे मिले हैं? जीवाश्म से। कभी ना कभी पेड़ पौधे जीव जंतु जमीन में दबे, और एक लंबी प्रक्रिया के दौरान ये पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, कंकाल वंकाल है, ये किसमें बदल के? जीवाश्म ईंधन में, ठीक है। और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं? सागर में, महासागरों में। आपकी व्हेल मछली, आपका सबसे बड़ा जीव यहाँ पर कौन सा? हाथी। हाथी को मानते हो सबसे बड़ा जीव में अपने यहाँ वर्तमान में? तो डायनासोर कहाँ अभी देखा कहीं? डायनासोर कहाँ है? गया डायनासोर के जमाने। अभी वर्तमान में सबसे बड़ा जीव कौन सा? हाथी देखते हो आप, है। और एक व्हेल मछली है 30 हाथियों के बराबर होती है। अब बताओ, बड़े ज्यादा जीव जंतु हैं, भारी जीव भार सागर में ज्यादा है कि स्थल मंडल पे ज्यादा है? सागर में, सवाल सी बात है। अब क्या होता है कि ये जीव कभी ना कभी मरते भी हैं, इनके जीवाश्म भी दबते हैं, ठीक है। कभी कभी कोई मानव भी जाता है, वो भी आपका दबता है वहां पे, ठीक है। अब ये क्या होता है कि लंबी प्रक्रिया में ये क्या होते हैं? दबते रहते हैं, दबते रहते हैं, और एक क्या परतदार चट्टान का निर्माण कर लेते हैं। ध्यान रखना, प्राकृतिक गैस और आपका पेट्रोल हमेशा समुद्र के किनारे या समुद्री भाग से निकाला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जीव जंतु मरकर वहीं दबते हैं, और वहीं दबने के बाद एक लंबी प्रक्रिया में क्या होते हैं? ये जीवाश्म ईंधन में बदलते हैं। और आप कहोगे सर रेगिस्तान तो जीवा समुद्र में थोड़ी है, लेकिन कभी ना कभी तो समुद्र का भाग था। हमने कहा पश्चिमी रेगिस्तान है, किसका भाग था? टेथिस सागर का भाग था, नहीं था? और टेथिस सागर आज नहीं तो कभी ना कभी तो समुद्र का भाग था, उसमें भी कोई जीव जंतु रहे होंगे, और उसमें भी जीव जंतु रहे होंगे तो नीचे दबे होंगे, और टेथिस सागर पीछे हट गया, उसकी मिट्टी मिट्टी यहीं रहेगी, उसकी जो अवसाद यहीं पे रह गए। तो वो अवसाद एक लंबी प्रक्रिया में ताप व दाब से किसमें बदल गया? ईंधन में। और किसमें? जीवाश्म ईंधन में। और इसीलिए आपका देखो पश्चिमी रेगिस्तान में, देखो सबसे ऊपर जाओ, जैसलमेर में, बीकानेर में आपको क्या मिलता है? कोयला। देखो मैंने क्रम भी बताया, देखो याद काफी बार क्या ऐसे भी याद होते हैं। आपका देखो कोयला है ऊपर सबसे पहले मिलता है, तो सबसे पहले आपका ऊपर की तरफ कौन आता है? बीकानेर। तो आपका पलाना वगैरह है, वहां पर देखेंगे तो आपका कहाँ पर कोयला मिल रहा है? जैसलमेर में क्या मिल रही है आपकी? बीकानेर के नीचे क्या आता है आपका? जैसलमेर। अगर फलोदी का पार्ट को छोड़ दे थोड़ा सा, तो वहां पर क्या है? डांडे वाला है, और इस वाले जो क्षेत्र है आपके सारे के सारे क्या मिल रहा है? प्राकृतिक गैस। उसके नीचे बाड़मेर में आ जाओ, बाड़मेर सांचौर बेसिन, वहां पर क्या मिल रहा है आपका? बाड़मेर सांचौर बेसिन में क्या मिल रहा है आपका? तो देखो ये क्रम अगर याद है, सबसे पहले कोयला आता है, फिर प्राकृतिक गैस आती है, फिर क्रूड ऑयल। तो राजस्थान का भी इधर वाला नक्शा याद कर लो, पहले बीकानेर आता है तो क्या मिलेगा? कोयला। उसके बाद में जैसलमेर आता है, फलोदी का पार्ट छोड़ दे तो क्या आता है? प्राकृतिक गैस। उसके नीचे आओगे तो बाड़मेर आता है, तो बाड़मेर का बाड़मेर सांचौर बेसिन है, सांचौर वाला, तो आपका अभी वर्तमान में बालोतरा वाला, तो वहां पर क्या मिल रहा है आपका? पचमदरा रिफाइनरी लगाई नहीं लगाई आपने? तो वहां पर क्या निकाल रहे हैं आप? क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? आपके जीवाश्म ईंधन है। और कहाँ पाए जा रहे हैं? आपके पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में। तो यहाँ पर जो हमने एक पॉइंट लिखा था आपका, यहाँ पर मैंने कहा कि सबसे ज्यादा सघन है जीवाश्म ईंधन, यहाँ पर खनिज प्रधान है, जीवाश्म ईंधन नहीं लिखा क्या इसमें? छठा पॉइंट, इसमें तो सर्वाधिक खनिज प्रधान है, जीवाश्म ईंधन का एक पॉइंट लिख लेंगे वहां पर, उसी में आप एक पॉइंट ऐड कर लेना, वहीं पर एक पॉइंट ऐड करें, सर्वाधिक जीवाश्म ईंधन राजस्थान में। राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक जीवाश्म ईंधन ईंधन वाला क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक जीवाश्म ईंधन अगर कहीं पाया जा रहा है तो कहाँ पर है? मुंबई हाईवे तो पेट्रोल, मुंबई हाईवे तो बनवारी आपका कहाँ पर है? अरब सागर में है। मुंबई हाईवे में सबसे ज्यादा पेट्रोल निकलता है। दूसरे नंबर पे अगर पेट्रोलियम का स्थान आता है उत्पादन में, तो राजस्थान का नाम आ रहा है, ध्यान रखना। वर्तमान में करेंगे आगे हम, पहले ऑयल का बताओ। ऑयल बता तो दिया, ऑयल प्रोडक्ट में मिलावट आ रही है, हाँ प्रोडक्ट में मिलावट आ रही है। लिप गार्ड, हाँ राकेश, ऑयल ठीक है सरजीत। ऑयल कैसे निकलता है? ऑयल कैसे निकलता है? ऑयल जैसा क्रूड ऑयल पाइपों के माध्यम से निकाला जाता है, उसे क्रूड ऑयल, काला तेल होता है, बिल्कुल डामर जैसा रंग होता है उसका। जो पेट्रोल आप देखते हो ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है आपको, वैसे ट्रांसपेरेंट होता नहीं है वो, बिल्कुल ब्लैक कलर का निकलता है आपका, ठीक है। उसी को फिर आप क्या करते हैं? उसी में से आप संशोधित रूप है उसका निकालते हैं, ठीक है। लिख लिया इतना? इसमें और कोई पॉइंट देखो, इसमें और कोई पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है जो आपको बताने की आवश्यकता है? सर्वाधिक सिंचाई वाला क्यों है? क्योंकि नहर है यहाँ पर, बाकी मरुस्थलों में नहर नहीं है, यहाँ पर क्या है? नहर है आपकी, इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर आपने किसी समय में लेके आए थे, उधर से आपकी नर्मदा नहर आ रही है, तो सर्वाधिक सिंचाई वाला। वनस्पति मैंने बताया, वर्षा ज्यादा तो वनस्पति ज्यादा। आपकी खनिज है, इसलिए मैंने बताया अभी आपका अधात्विक खनिज भी पाया जा रहा है, और कौन से आपके जीवाश्म ईंधन से जैसे संबंधी जो खनिज है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके अलावा हमने कहा विश्व का एकमात्र मरुस्थल जिसमें मानव, जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगी, तो वहां पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी ज्यादा होगा, और दोहन ज्यादा होगा तो आसपास क्या होगा? वनस्पति यानी वनों का जो कटाव है वो भी ज्यादा होगा, और वनों का कटाव ज्यादा होगा, मरुस्थल का विकास भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। आपस में लिंक करके चीजों को याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। कोई और डाउट है इसमें किसी में भी? आपको देख के बताइए कोई ऐसा पॉइंट जिसमें आपको लग रहा है कि सर इसमें डाउट है हमें, है कोई डाउट? ठीक है। उसके अलावा फिर हमने देखा ये जैव विविधता वाला पॉइंट हमने देख लिया था, इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं आपको, समझा दिया मैंने, समझ जाएंगे आप, ठीक है।
उसके बाद में हमने कहा कि भाई जो आपके जो ये बड़ा पॉइंट आप लिख लेना, और इसमें मैं उदाहरण लिख देता हूँ कोयला। इसमें मैं उदाहरण लिख दे रहा हूँ आपका, कौन कौन से आपके कोयला है, ये बड़ा पॉइंट ये लिख लीजिए आप, कोयला है, पेट्रोलियम है, या प्राकृतिक गैस पहले लिख लेना, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है। ये क्या है आपके उदाहरण देखने को मिलेंगे किसके, जीवाश्म ईंधन के। ये बड़ा थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप। शाही लोग होते हैं जो पेट्रोल डीजल है उसमें भी आजकल क्या है, बुलेट लेके घूमते हैं लोग। और बुलेट लेना बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी लेता हूँ, नहीं तो मेरे लेकिन उसमें जो पटाखे बजाना और वो साइलेंसर अलग है, वो बट 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 वाला डालना, और उसमें कहीं भी गए और गलियों के बीच में कोई महिला देख के वो फिर वो क्या है कि वो भी बजाने, वो भी एक विशेष प्रोसेस होता है बजाने का। उसका भी क्या होता है कि कहाँ बजाना है, उन्हीं को पता है कि कहाँ बजाना है, ये ऐसे नहीं बजता वो भी है। और ये सारे के सारे जो एक्टिविटी आप करते हैं तो उनको नहीं पता एक पटाखे में उसका एक पूर्वज खा गया। आप जो भी धुआं निकल रहा है ना आपका पीछे, उसमें किसका धुआं है आपका, पूर्वजों का धुआं है आपका। कहीं ना कहीं वही जीवाश्म ईंधन के रूप में बैठे हैं नीचे, वो भी गाड़ियां दे रहे होंगे, कहाँ पटाखे बजा के खत्म कर रहे हैं मेरे को है? ऑनलाइन वालों का भी टेस्ट देंगे। ऑनलाइन वालों को डबल आवाज़ आ रही है जीतू, बाकी सभी को भी डबल आवाज़ आ रही है, सिर्फ जीतू का आ रही है। दिलीप सिंह सर ऑनलाइन वाले भी टेस्ट, ऑनलाइन वालों को पीडीएफ दे देंगे और कल इसका डिस्कशन करेंगे तो सभी के सामने वैसे इसका हो जाएगा आपका, ठीक है। आज पेपर का लेवल है बहुत आसान रखा है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद में अगला जो पेपर होगा उसमें थोड़ा सा आसान, फिर हार्ड, फिर हार्ड, फिर हार्ड, फिर वैसे आगे बढ़ेंगे। बच्चों लिखो, जल्दी लिखो फिर। मुकेश सर आप पढ़ा रहे हो, उसे बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल। इतना कहाँ पढ़ा, इतना को कहाँ पढ़ा है आपने, इतना पढ़ा दिया, अब अभी भी बाहर जाएगा तो आपके लिए नहीं सबके लिए बाहर होगा फिर। अब ये थोड़ी भूलोगे आप भाई कौन सा कहाँ पे पाया जाता है, सब याद हो जाएगा, इसलिए लिंक किया जाता है किसी न किसी घटना से, तथ्यों से, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि कोई रटने वाला सब्जेक्ट होता नहीं है, कोई समझ होती है, बस बात वो अलग है कि हमने उसको रटने का विषय बना रखा है, बाकी रटने का विषय कोई होता ही नहीं। हिस्ट्री है, कई लोग कहते हैं हिस्ट्री रटने का विषय है, मैं तो कहता हूँ हिस्ट्री से ज़्यादा समझने वाला सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। बस हिस्ट्री में बच्चों को तो बस ये है कि कहानियाँ बता दो, और है नहीं नहीं बता रहा हूँ मैं कहानी, तो मैं बता रहा हूँ ना कि हिस्ट्री अच्छी क्यों लगती है, तो मैं बता रहा हूँ बच्चों को क्योंकि कहानियाँ होती हैं। और अपने राजस्थान वाले में तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, पूछो ही मत आप, है एक से बढ़कर एक कहानी। सबसे बड़ा इतिहास ही राजस्थान का सभी राज्यों में देखे तो, सबसे बड़ी ज्योग्राफी आपकी राजस्थान की है किसी में भी देखे तो, सबसे बड़ा कल्चर आपका राजस्थान का है। किसी भी स्टेट में जाओ दूसरे राज्यों में, उनकी जीके की जो किताब होती है ना, राजस्थान जीके की, 100 पेज में उनका राजस्थान और आपका कल्चर, आपका सॉरी इतिहास, कल्चर और ज्योग्राफी खत्म हो जाती है। अपने यहाँ पर कम से कम 2000-3000 पेज भर जाते हैं किताब, अगर खरीदने जाओ तो आप पूरे ढंग से अगर खरीदें तो है? तो सबसे बड़ा इतिहास आपका किसका, राजस्थान का। सबसे बड़ा आर्ट एंड कल्चर संस्कृति किसकी, राजस्थान की। सबसे बड़ी ज्योग्राफी आपकी किसकी, राजस्थान की। आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान वालों के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा, अगर संभावना जो बन रही है। क्या संभावना बन रही है, क्योंकि अभी कहा जा रहा है जैसे ये राजस्थान का पार्ट है ना आपका, ये राजस्थान देख रहे हो, इसको कह रहे हैं कि दो भाग में तोड़ दो, राज्य दो बना दो इसके। क्या बना दो, राज्य। जो बीच में अरावली है ना, अरावली का इधर के भाग को तो कह दो पूर्वी राजस्थान, क्या नाम दे दो, पूर्वी राजस्थान। और इधर वाले को दे दो मरुधरा, इधर वाले को क्या नाम दे दो, मरुधरा। नाम तो अच्छा है मरुधरा, ठीक है। अब नुकसान किसको, फायदा किसको, मरुधरा को नुकसान क्या है, यहाँ के लोगों को ज्यादा फायदा है। क्यों, अब एक बात बताओ, इधर
अरावली के इधर कौन सा आपका, एक तो भाई भाटी वंश देख लो जैसलमेर का, एक आप बीकानेर का देख लो राठौड़ वंश, एक जोधपुर का आपका मारवाड़ वंश वाला है राठौड़ वो देख लो, एक आपका गंगानगर का थोड़ा भटनेर का किले विले की थोड़ी सी दो चार घटनाएं हैं वो देख लो। ठीक है, इधर आप देख लो जालोर का थोड़ा सा देख लो, इसमें भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। बाकी इधर देखो कछवा वंश, कछवा वंश के बाद में इधर देखो जाट वंश, सबसे बड़ा तो महारत यहाँ बैठा है बिल्कुल राजा, मारवाड़ वंश। सारे वंश एक तरफ, मारवाड़ अकेला एक तरफ है। सारा का सारा इतिहास है, जितनी भी घटनाएं हैं सारी की सारी किधर है, पूर्वी राजस्थान में है, नहीं है। जनसंख्या इधर ज्यादा उधर ज्यादा, इधर जनसंख्या ज्यादा है, आपकी पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, इधर पॉपुलेशन कम है। अब एक बात बताओ, पढ़े लिखे किधर ज्यादा, इधर पढ़े लिखे ज्यादा, सबसे ज्यादा साक्षरता देखो इधर वाले में ज्यादा दिखेगी, इधर साक्षरता पढ़े लिखे भी कम, लोग कम, कंपटीशन कम, पढ़े लिखे कम, थोड़ी सी मेहनत की आराम से नौकरी लग गई। अगली बात, इधर देखो पूरा इतिहास रटना पड़ेगा, इधर थोड़े से आपके दो चार राजवंश है वो देखने पड़ेंगे। उसके बाद में इधर एकमात्र बेचारी नदी है, बेचारी बहती है, कौन सी है, लूणी नदी। ज्यादा से ज्यादा कातली को पढ़ लो या घग्गर को पढ़ लो, ये प्रमुख नदियां। इधर देखो आप चंबल, चंबल की सहायक पढ़ो, फिर बनास, बनास की सहायक कितनी दुनिया भर की, बाणगंगा को पढ़ो, अलग छोटी छोटी दुनिया भर की तो नदियां हैं इधर। पूर्वी रेगिस्तान से टंटा छूटा नहीं पढ़ना, सिर्फ क्या पढ़ना, भौतिक प्रदेशों में सिर्फ पश्चिमी मरुस्थल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, न अरावली का थोड़ा बहुत पार्ट आएगा पढ़ लो, न तो अरावली पढ़नी इतनी, न आपको पूर्वी मैदान पढ़ने, न पूर्वी दक्षिण पूर्वी पठार पढ़ना, सारा का सारा टंटा खत्म। मिट्टी आएगी सिर्फ बलुई मिट्टी है, बाकी कोई मिट्टी नहीं है, है? एक मिट्टी पढ़ लोगे। तो कहने का मतलब सारा का सारा जीके भी बेचारा इतना सा, जनसंख्या कम है तो कंपटीशन भी क्या हो गया, कम हो जाएगा, और शिक्षा का स्तर इधर वाले की तुलना में इधर क्या है, कम है। थोड़ा सा पढ़ के क्या करोगे तो इधर वालों को ज्यादा फायदा होगा, क्या होगा, ज्यादा फायदा। पर इतने खुश मत हो, पता नहीं कब होगा, अभी तो बात चल रही है ठीक है, चलिए। ये तो बात हो गई आपकी रेगिस्तान की, मरुस्थल है उसकी विशेषताओं की, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई रेगिस्तान में और क्या क्या अपने विभाजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई रेगिस्तान का जो विभाजन है, पश्चिमी रेगिस्तान का विभाजन, तो आप कहेंगे पश्चिमी रेगिस्तान का, रेगिस्तान का विभाजन, पश्चिमी रेगिस्तान का जो विभाजन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो विभाजन क्या होगा, पश्चिमी रेगिस्तान के विभाजन की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, पश्चिमी रेगिस्तान है उसके विभाजन की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर इसको दो भागों में बांटा, कितने भागों में, दो भागों में। दो भागों में कौन कौन से दो भाग हैं, आप कहेंगे एक तो कौन सा आपका भाग है, शुष्क, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल है। दूसरा विभाजन आप कहेंगे कौन सा है, अर्ध शुष्क मरुस्थल है, कौन सा है, अर्ध, अर्ध शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। शुष्क मरुस्थल का विभाजन आपने कहा हमने दो भागों में किया, दो भागों में, एक आपका कौन सा था, बालुका युक्त, बालुका युक्त मरुस्थल, और दूसरा विभाजन क्या था, बालुका मुक्त, बालुका मुक्त मरुस्थल। इधर हमने कहा कितने क्षेत्र थे आपके, चार क्षेत्रों में बांटा था। एक तो घग्गर का मैदान आपको याद आ रहा है, घग्गर का मैदान था। दूसरा हमने शेखावाटी प्रदेश था, शेखावाटी प्रदेश था। तीसरे की अगर बात करें नागौरी उच्च भूमि, याद आ रहा है। और चौथा आपका कौन सा था, आपका गोडवाड़ क्षेत्र। जाना पहचाना याद आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पहली बार लिख रहे हैं, नए बच्चों को छोड़ दे तुम, कल या परसों में हमने लिखा था पूरा विभाजन, देखा था नहीं देखा था, ठीक है। ये वाला पार्ट हम देखेंगे बाद में, ये वाला पार्ट पहले। इसमें भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। हमने कहा कि जो मरुस्थल है, जो बालुका युक्त और बालुका शुष्क मरुस्थल है ना, इससे शुष्क मरुस्थल में भी काफी बार प्रतिशत पूछ लिया जाता है कि बालुका युक्त मरुस्थल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, और बालुका मुक्त है वो कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। बालुका युक्त का मतलब जहां पर बालू पाई जाती है, और बालुका मुक्त जहां पर पत्थर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसी में आप नीचे लिख लेना ये कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं, आप कहेंगे 58.50% भाग पर फैला है। अगर 100% मानते हैं ना रेगिस्तान के इधर वाले को, शुष्क मरुस्थल को, तो उसके 58.50% भाग पर अकेला क्या है आपका, बालुका युक्त मरुस्थल है, जहां पर बालू पाई जाती है। और बालुका मुक्त की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे ये 41.50% भाग पर फैला है। अगर इसको आपने 100% माना है ना,
बालू का मतलब शुष्क मरुस्थल को अगर आपने 100% माना है तो उसके 58.50% भाग पर क्या है आपका बालू का युक्त, और आपके 41.50 भाग पर क्या है बालू का मुक्त है। टेस्ट कब है? अभी होगा सर। सही है आवाज़ बिल्कुल जितेंद्र, ठीक है प्रिंस। टेस्ट अभी होगा और पीडीएफ है, ऑनलाइन वालों को मिल जाएगी, पीडीएफ भेज दी जाएगी। ज्योग्राफी पूरे कितने घंटे में के होती है सर? देखो आपको कितने घंटे में करनी है दिलीप, आपको समस्या है क्या है वो आप बताइए मेरे को, ठीक है। मेवाड़ वंश में, हाँ मेवाड़ वंश में गोहिल वंश ही पढ़ेंगे हम। हम्म, हम्म। 50 क्वेश्चन कितनी देर में कर लोगे आप? हैं? 50 मिनट चाहिए? 50 एक एक वन लाइनर है, एक एक सीधे वो स्टेटमेंट वाले तो है नहीं। तो आधा घंटा बहुत होगा, आधा घंटा, ठीक है। कोई नहीं, आपको 35 मिनट दे देंगे, आपको 10 मिनट और पढ़ेंगे उसके बाद में आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब बालू का युक्त की अगर मरुस्थल की अगर बात करते हैं तो मरुस्थल को भी 3 भागों में बांटा आपने। बालू का मुक्त की अगर बात करें ना, बालू का युक्त मरुस्थल है उसको भी 3 भागों में बांटा है, और आपके बालू का मुक्त की अगर बात करें तो आपने देखो मरुस्थल के 3 प्रकार, एक तो आपने हमादा का नाम सुना होगा, एक इर्ग का नाम सुना होगा, और एक रेग का नाम सुना होगा। सुना है? कोई नहीं, आज सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुना तो आज सुन लिया, आगे से याद रखना, कोई पूछे तो कहे सुना है, बोला हाँ सुना था, ठीक है। इतना नोट हो गया सभी का एक बार? इसको अच्छे से पढ़ लेना, जब आपकी जो रामबाण जो किताब आएगी ना, पुस्तक आएगी, उसको जब पढ़ोगे तो आपको वास्तव में बहुत भाई कैसे मिलेगी, कैसे है? इसमें सारा मिलेगा आपको, बस वहां पर रिवीजन करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि समय रहेगा तो करवा देंगे बस। हाँ, 1 महीने में तैयार कर देंगे, अभी लगे हैं उसी में। अब 3 सब्जेक्ट है राजस्थान के, उसमें देखो चीजों को बड़ा करना आसान होता है, छोटा करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक। हाँ, हाँ तो वैसे ही करेंगे, तो उसमें सिर्फ आपके तथ्यात्मक जानकारी होगी, उसमें ये नहीं होगा कि भाई ऐसे ऐसे ये ऐसे भागों में बांटा है, बट ये सबको आपको सबको पता है कितने भागों, उसमें सिर्फ लिखा होगा इतने भागों में बांटा, नाम नाम लिखे होंगे। फिर इसके अंदर जैसे जो आपका घग्गर का मैदान है तो इसमें नहीं बताया जाएगा, सिर्फ लिखा है प्रमुख नदी घग्गर है, इसके भाव क्षेत्र क्या कहलाता है नाली, ये आके बग्गी उपजाऊ मैदान, बस ऐसे लिखा होगा वहाँ पर। हाँ बस रिवीजन आपको टू द पॉइंट आपको लिखा होगा। जैसे रेगिस्तान के पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिट्टी बलोई वर्षा आपकी 20 सेंटीमीटर, या सीधा नाम लिखा होगा वहाँ पर। वनस्पति मरुदभिद जीरो फाइट नाम लिखा होगा बस, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बताया जाएगा विस्तार से, ठीक है। अब ध्यान देना, उसी में ध्यान रखना है। अब रेगिस्तान की अगर बात करें, उसमें एक हेडिंग डालें रेगिस्तान के प्रकार, रेगिस्तान के प्रकार कितने? 3 प्रकार की। बनावट संरचना के आधार पर लिखना, बनावट या संरचना के आधार पर, ठीक है। पहला कौन सा है? हमादा, हमादा इसी में लिखेंगे। पथरीला, पथरीला रेगिस्तान, रेगिस्तान यहाँ पर पत्थर पाए जाएंगे, और ये क्या है? बालू का मुक्त, ये क्या होता है? इसी को आप क्या कहते हो? बालू का मुक्त रेगिस्तान, ठीक है। अगर राजस्थान के बालू का मुक्त की अगर बात करते हैं ना, तो 3 इसमें प्रमुख क्षेत्र याद आते हैं। एक तो पोखरण शामिल होता है, ध्यान रखना क्या है? पोखरण। एक फलोदी, क्या शामिल होता है? फलोदी। और एक आपका होता है बालोतरा, बालोतरा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए बालू का मुक्त रेगिस्तान निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता, 3 ये है, चौथा कोई भी दे दे। एक तो सीधा सा क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि राजस्थान में हमादा प्रकार का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता, तो आप कहोगे सर हमादा प्रकार का मरुस्थल है, ये कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर देखने को, क्योंकि पथरीला मरुस्थल उसी आप क्या कह रहे हो? हमादा। और बालू का मुक्त जो आपका जो रेगिस्तान है, आपके मुख्य रूप से आपके पोखरण फलोदी और बालोतरा का जो पार्ट वहां पर देखने को मिलेगा। करेंगे चर्चा आगे। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा होता है? रेग। ये क्या है? पथरीला या कंकरीला, आप कह सकते हो कंकरीला, कंकरीला मरुस्थल। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मिट्टी भी होगी और छोटे छोटे पत्थर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। 3 नंबर पे क्या है? इर्ग। इर्ग की अगर बात करते हैं तो रेतीला, रेतीला रेगिस्तान, रेतीला रेगिस्तान है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, है। हाँ, ये जैसलमेर में आएगा ना। हाँ, फलोदी अब अपने आप में अलग जिला हो गया, बालोतरा भी अपने आप में, पहले फलोदी जोधपुर में आता था, और बालोतरा है वो आपका बाड़मेर में आता था। हो गया। अब इसी में ध्यान रखना, अब बालू का युक्त पढ़ेंगे हम, ध्यान रखना बालू का युक्त पढ़ेंगे तो इसी में आप क्या पढ़ेंगे? बालू का स्तूप पढ़ेंगे। उसी में आपको पढ़ना है अनुदैर्ध्य कौन सा होगा,
अनुप्रस्थ कौन सा होगा, रेखीय किसे कहते हैं, बस हो गया, हो गया, हो गया है। रेखीय कौन सा होता है वो आप देखेंगे, वहां पर आप देखेंगे बरखान है वो क्या होता है, सब्र खाफिज क्या होता है, नेब का क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा आप कहेंगे तारानुमा क्या होता है, यहाँ पर पैराबोलिक क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में परवलयाकार है वो क्या होता है, उनके बारे में देखेंगे। उसके साथ साथ में यहाँ पर रन है उसे किसे कहा जाता है, टाट किसे कहा जाता है, तल्ली किसे कहा जाता है, पलाया किसे कहा जाता है, बलसान किसे कहा जाता है, इंसेल वर्ग है वो किसे कहा जाता है। ये सारे के सारे जो तथ्य है जो आपके टू द पॉइंट पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। जैसे पेन ड्राइव में डाला था कि आपने पीडीएफ, जैसे आप कल की क्लास में इसमें राम कौन से किस नाम से डाला पीडीएफ, राम में, हाँ। जैसे इस प्रकार ये तो क्या है आपके जैसे डायग्राम है थोड़े से, जैसे पथरीला मरुस्थल हमने देखा जो पत्थर है, पत्थर से भरा पड़ा रहेगा, मतलब ज्यादातर क्या पत्थर देखने को मिलेंगे हमारा। वहीं पर रेग है जो कंकरीला प्रकार का मरुस्थल होगा, जहाँ पर ईर्ग है मिट्टी वाला जो होगा। उसी में आगे आप देखेंगे जैसे ये क्या है, रेखीय आपके डायग्राम है। इसी डायग्राम के साथ साथ में इनके बारे में जानकारी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पर है जैसे कोई अनुदैर्ध्य प्रकार का कौन सा होता है, इसके बारे में जो भी जानकारी है, कहाँ पर पाए जाते हैं वो यहीं पे लिख लेंगे। यहीं पर अनुप्रस्थ है वो कौन से होते हैं, समकोण पर कौन से मिलते हैं। वहीं पर आपका बरखान है, सब्र काफिज है वो किसे कहा जाता है, वो हम यहाँ पर देख लेंगे। उसी में कल में तारानुमा है वो किसे कहा जाता है, सीप है वो किसे कहा जाता है, उसके बारे में देख लेंगे। वहीं पर हम देख लेंगे, ये तो आपने लिख लिया, ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीकन मरुस्थल है। ये पलाया क्या होती है, पलाया झील है वो क्या होती है, उसके बारे में देख लेंगे। वहीं पर आपका तल्ली या पोखर है, मरहो किसे कहा जाता है, रन या टाट क्या होता है, उसके बारे में हम देख लेंगे। उसी के साथ साथ में जो ढाड है वो क्या कहते हैं, ये क्या है, पीवना सांप है, पीवना है जो आपके रेगिस्तान में पाया जाता है मुख्य रूप से। बबूलिया है उसके बारे में देख लेंगे, आपका पैराबोलिक या परवलयाकार है उसके बारे में हम देख लेंगे। ये सारे के सारे डायग्राम के साथ में इनके आसपास इनकी जानकारी लिखकर कल की क्लास में हमारा ये पूरा कर देंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम किसमें शामिल चले जाएंगे, अपना आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। उसमें भी कोशिश करेंगे शुरुआती जो घग्गर का मैदान है और आपका एक आपका शेखावाटी क्षेत्र है उसको हम पूरा कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, ठीक है। बोरिंग हो रही है आज की क्लास, सरजीत है आप, अच्छा अच्छा बफरिंग हो रही है, अच्छा आर और अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आज नेटवर्क का इशू होगा इसलिए हो रही, ठीक है। चलिए कल की क्लास में ये हम सर कैसे देंगे आपको, पीडीएफ मिल जाएगा, पेपर ऑनलाइन दो, पेपर ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। जो नए विद्यार्थी हैं चाहे तो आप पेपर दे सकते हैं पीछे का, नहीं तो आप पेपर साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। कम से कम आपको पता लग जाए, बाकी रिवीजन करके आएंगे और देखेंगे क्या है क्या नहीं। हम मंडे से अपना एक कॉन्सेप्ट और रहेगा, रोजाना पीछे वाले जो होगा ना उसमें 10 क्वेश्चन रोजाना लेके आएंगे हम। जैसे आज जो पढ़ा है उसके कल 10 क्वेश्चन यहाँ पे पीटी में आपको देखने को मिलेंगे, उसके आंसर आपको बताने हैं, उस पर थोड़ा डिस्कस होगा, फिर आगे चलेंगे।